तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, पिछला वीडियो अगर देखे होंगे आप तो ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण जो था उससे रिलेटेड जितने भी बात बताए थे वो एक बेसिक लेवल के बात था। आज के इस वीडियो में ये लूसेंट से लेकर के हम आए हैं आगे की बात को। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए इसे हम समझने का कोशिश करेंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पिछला वीडियो में आप जाने होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दो गो पिंड है, एगो के M1 और M2 का द्रव्यमान है, तो इनके अनुसार क्या हो जाएगा कि F हो जाएगा समानुपाती M1 M2 या कहिए अनुक्रमानुपाती कहिए। ठीक है, और इसके बीच के दूरी का, ये दोनों के मान लीजिए कि बीच के दूरी r है, तब वर्ग क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। तो कुल मिला के देखा जाए तो F बराबर G इंटू M1 M2 बटा R स्क्वायर, जहाँ G क्या है एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है और जिसका मान क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बता दिए थे। गुरुत्व क्या है? गुरुत्व ग्रेविटी। देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम दो पिंडों के बीच के आकर्षण का बल कार्य करता है। यदि इसमें से एक पिंड पृथ्वी हो, अगर एक पिंड क्या हो पृथ्वी हो, इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अगर एक पिंड क्या हो पृथ्वी हो और एक किसी को खींचे तो उसको क्या कहेंगे हम? आकर्षण बल को गुरुत्व कहेंगे। ठीक है ना, अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है, गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को क्या करती है कि अपने केंद्र की ओर खींचती है। किसी भी चीज को जब ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे आकर के गिरता है, ये गुरुत्व बल के ही कारण गिरता है। इस बल के कारण जो गुरुत्व बल उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय जनित त्वरण कहते हैं और इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है एक्सेलरेशन, उसको हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे और इसको हम स्मॉल g से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, जिसका मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। g का मान कितना होता है जी? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? इतना तो आप समझ गए होंगे। गुरुत्वजनित त्वरण g वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, गुरुत्व त्वरण g का जो मान है ये वस्तु का रूप कैसा है, आकार कैसा, द्रव्यमान कैसा है, इस पर निर्भर नहीं करता। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, निर्भर नहीं करता है। अब g के मान में परिवर्तन कब होगा? g का मान चेंज कब होगा? अब आपको बताया था कि भूमध्य रेखा पर g का मान क्या होता है, केंद्र पर क्या होता है कि ज्यादा होता है, ध्रुव पर। देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है। ऊपरों ले जाएंगे तो घटेगा, नीचे भी ले जाएंगे तो घटेगा। पृथ्वी के ध्रुव यानी पोल पर g का मान महत्तम होता है, मतलब सबसे अधिक होता है ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव है ना जी ध्रुव, तो g का मान जो होता है वो ध्रुव पर क्या होता है? अधिक होता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि g का मान महत्तम होता है तो कहाँ होता है भाई? तो ध्रुव पर होता है। ठीक ना, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर g का मान न्यूनतम होता है और विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर g का मान क्या होता है? सबसे कम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम हो जाता है। अगर पृथ्वी जितना तेजी से घूम रही है, अगर यह बढ़ जाएगा तो उसका g का मान भी बदल जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति घटेगा तो g का मान बढ़ जाएगा, जब बढ़ेगा तो घट जाएगा, घटेगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से, जितना उसका कोणीय चाल है उसे 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। जितना तेजी से घूम रहा है अगर उसमें 17 गुना तेजी और हो जाए तो जानते हैं अगर भूमध्य रेखा पर जो रखा गया है वस्तु उसका भार शून्य हो जाएगा। उसको मतलब कोई भी टेल करके कहीं से कहीं लेकर के चला जाएगा। लिफ्ट में पिंड का भार क्या होता है? वेट ऑफ ए बॉडी इन लिफ्ट। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, जहाँ आप देख सकते हैं। ठीक ना, समझिएगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, जब लिफ्ट क्या होते है ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। सिंपल सी बात है। आप भी मान लीजिए कि कोई चीज को रख करके, मान लीजिए कि तरजुई लेकर बैठा लीजिए, कोई चीज रख करके जब ऊपर खींचिएगा तब पिंड का उस भारी लगेगा। भारी क्यों लगेगा भाई? आप तो खींच रहे हैं, फिर नीचे तो गुरुत्व बल लग रहा है तो बढ़ा हुआ लगेगा। अब मान लीजिए कि ऊपर से जब उसको छोड़िएगा तो घटा हुआ महसूस होगा। काहे से कि वो तो आप छोड़ रहे हैं, गुरुत्व बल के अधीन मतलब गुरुत्व खींच रहा है तो आप छोड़ दे रहे हैं, तो वो खींच रहा है तो कम लगता है। ठीक ना, तो याद रखिएगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो कोई भी वस्तु को जब हम ऊपर के लेके जाएंगे तो क्या होता है उसमें पिंड का भार जितना होना चाहिए वो बढ़ा हुआ महसूस होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या हुआ? घटा हुआ प्रतीत होता है। ऊपर जाएगा तो बढ़ा हुआ, नीचे जाएगा तो घटा हुआ।
आज जब लिफ्ट एक समान वेग से एकदम आराम आराम से या नीचे जाती है या ऊपर जाती है, गति करती है, तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एकदम जब आराम आराम से हम ऊपर ले जाएंगे एकदम समान वेग से या समान वेग से छोड़ेंगे तो कोई भार में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन एक बाइक ऊपर ले जाएंगे तो भार में बढ़ोतरी, और एक बाइक छोड़ेंगे तो भार में घटोतरी यानी कम होगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, नीचे मान लीजिए उतर रहे हैं, लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरेगा। एकदम मुक्त पिंड मतलब फ्री फॉल, एकदम कोई प्रतिरोध नहीं। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है। जब लिफ्ट टूट जाए, ऊपर जा रहा है, लिफ्ट टूट जाए, तो जब नीचे वो गिरेगा तो उसका भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यही भारहीनता की स्थिति, इसको भारहीनता की स्थिति बोलते हैं। ओके, आई होप इतना समझ गए होंगे। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, लिफ्ट का जो त्वरण हो वो गुरुत्वीय त्वरण कितना है 9.8 से अगर अधिक हो, तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसके फर्श से टकराकर उसकी छत से जा लगेगा, फर्श से टकरा करके छत से जा लगेगा। मान लीजिए कि आप ही है तो एक बार टकराइएगा नीचे, एक बार जाकर ऊपर लगेगा, जो ठकाक देना कपार में, समझे। ग्रहों के गति से संबंधित केपलर का नियम। अब ग्रह गति कर रहा है, इसका नियम पहले कौन बताए थे? केपलर नहीं बताए थे। तो अब क्या है नियम? देखिए, कहे हैं कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार, ठीक ना, इलिप्टिकल रूप से, मतलब दीर्घ वृत्ताकार इस तरह से कुछ, ठीक ना, ये पूरा गोल नहीं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। ये कौन कहे थे? केपलर कहे थे, ठीक ना। तथा सूर्य ग्रह की कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। सूर्य क्या होता है? एक फोकस बिंदु पर, मतलब बीचवा में क्या होता है? स्थित होता है। ये कौन कहे थे? केपलर कहे थे। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। अब प्रत्येक जो ग्रह है उसका क्षेत्रीय वेग जो है, एरियल जो वेलोसिटी है, वो नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। सूर्य के निकट अगर कोई ग्रह जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये बोला गया कि दीर्घ वृत्ताकार है, तो यहाँ सूर्य है, तो यहाँ रहेगा तो दूर होगा ग्रह, लेकिन जैसे यहाँ जाएगा तो नजदीक हो गया, तब इसका वेग बढ़ जाएगा। क्या होगा? वेग बढ़ जाएगा। और जब वह दूर होता है तो उसका वेग क्या होता है? घट जाता है। यहाँ रहेगा तो वेग घट जाएगा, यहाँ रहेगा तो इसका वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं, यानी टी से सूचित कहते हैं। ये कौन कहते हैं? केपलर कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रह, जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गया, चाहे बुध हो गया, चाहे बृहस्पति हो गया, कोई भी ग्रह हो गया, चारों ओर जो एक चक्कर जितना समय में लगा लेता है, ये मान लीजिए कि वृत्तकार पथ है, यहाँ पे सूर्य है और सूर्य है, यहाँ से पृथ्वी घूमना चालू की, घूमते 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 365 दिन में यहाँ आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? परिक्रमण काल कहेंगे। क्या कहेंगे जी? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात T² समानुपाती R की हो जाता है। यह बात याद रखिएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। सूर्य से, जैसे मान लीजिए कि भीरी कौन है? बुध है, तो 88 दिन में मार देता है एक चक्कर। और उसके बाद बुध के बाद कौन है? शुक्र है। बुध के बाद कौन है? शुक्र है। ओकरा बाद पृथ्वी है ना। ओकरा बाद इस तरह से जो ग्रह है, सबसे दूर की बात कहा जाए तो कौन ग्रह है? वरुण है। तो वरुण, तो वही बात है केपलर के अनुसार कि सूर्य से अधिक दूर के ग्रह का परिक्रमण काल भी क्या होगा? अधिक होगा। उदाहरण के लिए यहां दिया है कि सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितना? 88 दिन, जबकि दूरस्थ ग्रह जो वरुण है, नेपच्यून जिसको बोलते हैं, इसका 165 वर्ष है। बताइए, अगर आप वरुण ग्रह पर आते नेपच्यून पर, तो आपको 165 वर्ष जन्मदिन मनाने के लिए इंतजार करना पड़ता। IAU ने यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, इसीलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण ही है। पहले 9 गो ग्रह था तो यम को हटा दिया। ओके, उपग्रह। अब जानेंगे हम लोग सैटेलाइट के बारे में। देखिए, सैटेलाइट उपग्रह जो होता है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जो देखिए, सूर्य के चारों ओर जो घूम रहा है उसको ग्रह बोलते हैं, और ग्रह के चारों ओर जो घूमेगा उसको उपग्रह बोलेंगे। जैसे आपका पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो आपका क्या है? चंदा मामा है, ठीक ना। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। अब उपग्रह का कक्षीय चाल, इसे भी जरा जान लें हम लोग।
देखिए उपग्रह की, अब आपको लग रहा होगा कि फिजिक्स से हम बायो एथी में भौतिकी एथी में चले गए, भूगोल में चले गए, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं, समझते चलिए। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। आज जो सैटेलाइट होता है उपग्रह पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है इस पर निर्भर करता है उसका कक्षीय चाल। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी उसकी चाल कम होगी, जितना दूर होगा उसका चाल उतना ही कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है कि कितना उसका द्रव्यमान है, मास उसका कितना है इस पर निर्भर नहीं करता है। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह की चाल समान होती है। कक्षा एक ही कक्षा में अगर हो, दोनों का द्रव्यमान भी अलग हो, लेकिन चाल दोनों का क्या होगा, समान होगा। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और पृथ्वी के तल से जो सबसे निकट जो मतलब कि उपग्रह है, जानते हैं उसका चाल कितना है, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर, एक बार 8 किलोमीटर, बुझिए इतना तेजी से घूमता है। उपग्रह का परिक्रमण काल की अगर बात कहा जाए कि उपग्रह का अगर परिक्रमण काल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो देखिए उपग्रह अपनी कक्षा पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूम रहा है तो उसको परिक्रमण काल, फिर वही बात ग्रह के चारों ओर जो उपग्रह घूम रहा है उसका परिक्रमण काल कहलाता है। तब परिक्रमण काल निकालने की सूत्र यह है कि कक्षा की परिधि, जिस कक्षा पर घूम रहा है उसकी परिधि कितना है, और उसके बाद कक्षीय चाल उसका चाल कितना है उस कक्षा में, ठीक ना। ये हम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा परिक्रमण काल निकल जाएगा उपग्रह का। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उसका उतना ही अधिक परिक्रमण काल होता है। परिक्रमण काल भी और समय भी दोनों निर्भर करता है। उपग्रह का परिक्रमण जो काल होता है, उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अभी बोले कि चाल भी निर्भर नहीं करता है, और उसके बाद उसका परिक्रमण काल भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। 1 घंटा 24 मिनट में क्या करता है, वो चक्कर लगा लेता है, ओके, एक चक्कर। अब भू अस्थायी उपग्रह के बारे में जरा जान लें कि भू अस्थायी उपग्रह जो है इसके बारे में जानिए। देखिए, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में, पृथ्वी का जो अक्ष है उस अक्ष के जो लंबवत तल है परपेंडिकुलर तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी का परिक्रमा करता है। याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब। तब बात यह है कि आपका पृथ्वी तो पश्चिम से पूरब ही घूम रहा है ना, पश्चिम से पूरब घूमने के ही कारण तो सूर्य पूरब से निकलता है, तो पश्चिम से पूरब उपग्रह भी घूमता है, ठीक है। तथा जिसका परिक्रमण काल, पृथ्वी का परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है, तभी तो साथ साथ घूमेगा ना, भू अस्थायी उपग्रह कहलाता है। मान जैसे जैसे पृथ्वी घूम रहा है उसे उसे वो भी घूम रहा है, उसके साथ साथ उसी का नकल कर रहा है, तो वो उपग्रह है, ठीक है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से जानते हैं कितना, ये 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर आता है। कितना, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी से उपग्रह को क्या किया जाता है, कक्षा में उसको फंसाया जाता है और घूमते रहता है, ऊंचाई पर आकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। भू तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त किया था। अब बताइए कितने महान थे ये व्यक्ति, आर्थर सी क्लार्क। क्या इनको लोग जानता है, नहीं जानता? क्या इनको लोग पूछता है, नहीं पूछता है? इनसे कोई मतलब ही नहीं है। साइंस इतना सुविधा दे रहा है, साइंस इतना अच्छा काम कर रहा है ना, लेकिन साइंस के लोगों को कोई नहीं जानता है। आज झूठ मूठ के क्या करता है लोग कि माने अब क्या कहा जाए, छोड़िए, जान दीजिए। आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त किया थे भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की जो संभावना सबसे पहले व्यक्त करने वाले व्यक्ति का नाम था आर्थर सी क्लार्क थे, ठीक ना। अब देखिए पलायन वेग, जो कि पिछले वीडियो में हम इस बात को चर्चा किए थे पलायन वेग का, ठीक है, कि ये पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर फेंक दिया जाए तो वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आता है। इसके लिए पलायन वेग 11.2, मतलब कि अगर आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड भैया रहे था ना, 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर दूर फेंक देना, यह इजी बात है क्या? तो इतना तेजी से अगर किसी चीज को फेंक दे रहे हैं ना, तो वो क्या होगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाकर के वो क्या होगा कि गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा। आप पार करके फिर वो कभी आएगा नहीं, ठीक ना। पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दे, ऊपर किसी भी दिशा में अगर फेंक दिया जाए तो वस्तु पृथ्वी तल पर वापस कभी नहीं आएगी रे भैया, कभी नहीं आएगी। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग जो होता है, उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है न्यूनट जो होता है, न्यूनट बराबर √g/r e, तथा पृथ्वी तल से पलायन जो वेग का है
इसके लिए न्यू ई बराबर होता है 2g r e डैश, अतः न्यू ई बराबर 2e न्यू नॉट, अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपका कि जो पलायन वेग जो होता है वो कक्षीय वेग का कितना गुना होता है, तो √2 गुना। कई बार क्वेश्चन पूछा भी होगा, आपको कहीं भी सेट में मिल सकता है। प्रतिशत की बात कहा जाता है 41%, ये भी याद रखेगा, √2 गुना और 41%। यदि किसी उपग्रह सैटेलाइट का कक्षीय वेग क्या होता है, √2 गुना होता है, ठीक ना, √2 गुना होता है। अगर यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग अगर √2 गुना और बढ़ा दिया जाएगा, 41% और बढ़ा दिया जाए, तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। √2 गुना और बढ़ा दिया जाए यानी 41% बढ़ा दिया जाएगा, तो वो अपने कक्षा को क्या करेगा, छोड़ देगा, और छोड़ करके क्या करेगा कि पलायन कर जाएगा। ओके, तो ये था आपका ग्रेविटेशनल से संबंधित इतने सारे बात। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण से संबंधित 2 वीडियो हम बनाए, दोनों को प्ले लिस्ट में ही हम अपना डाल देंगे बना करके, गुरुत्वाकर्षण का प्लेलिस्ट। आप अगर दोनों को देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा ना तो छूटेगा उठेगा नहीं, अगर बढ़िया से देखे होंगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।